इस अनोखी कहानी की शुरुआत होती है एलन नाम के एक रिसर्चर को दिखाते हुए, जो एक बहुत ही बड़ी मूर्ति के बारे में कुछ बता रहा होता है। एलन के सामने उसके साथ काम करने वाली एक फ्रेंड स्काउट भी मौजूद थी, जिससे कि वो प्यार किया करता था। एलन बता रहा था कि ये मूर्ति पृथ्वी पर कई हजार सालों से मौजूद है, पर जिस टेक्नोलॉजी और औजारों से इस मूर्ति को बनाया गया था, वो टेक्निक तो हम इंसानों ने अभी तक डेवलप ही नहीं की है। तो फिर इतनी बड़ी और एकदम परफेक्ट मूर्ति आखिरकार इतने सालों पहले कैसे बन गई? एलन इस बात पर बहुत पहले से रिसर्च कर रहा था, जिससे कि वो एक कंक्लूजन पर आता है कि इस मूर्ति को एक नई सभ्यता ने बनाया था, जो पृथ्वी से नहीं बल्कि अंतरिक्ष से आई थी। एक तरह से एलन का मानना था कि इन मूर्तियों को एलियंस ने बनाया था। उनके पास बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी थी। अब यहाँ एलन स्काउट के साथ थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करने लगता है। तभी अचानक उसी के ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एक आदमी ने एलन को कॉल किया, जो बता रहा होता है कि मुझे माइनिंग साइट पर एक अजीब तरीके का स्ट्रक्चर मिला है और ये आज तक की सबसे बड़ी खोज हो सकती है। जरूर इन सारी चीजों में एलियन टेक्नोलॉजी इंक्लूड है। इसीलिए अब एलन भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि वो चीज क्या है। अब उस दूसरे आदमी के पास रिचर्ड और निकोल नाम के एम्प्लॉय आ जाते हैं। वो आदमी तो उन दोनों को स्ट्रक्चर के पास लेके जाके बता रहा था कि यही है वो। दरअसल वहाँ पर तो जमीन के अंदर से ट्रायंगल शेप का कोई चीज बाहर निकली हुई थी, जो बहुत ही ज्यादा एडवांस और काफी यूनिक लग रही होती है। उस आदमी ने रिचर्ड और निकोल को इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया कि उनकी टीम ने इस पूरे स्ट्रक्चर और इस पूरी जगह की छानबीन की और हमें पता चला कि इस स्ट्रक्चर में से अलग तरीके की वाइब्रेशंस निकल रही हैं, जिससे कि बात कंफर्म हो जाती है कि ये स्ट्रक्चर और कोई नहीं बल्कि एलियंस का स्पेसशिप है। लेकिन अभी भी हमें इसे पूरी तरीके से जानने के लिए वेट करना पड़ेगा। रिचर्ड और निकोल तो इस एक्सप्लोरेशन से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे और ये आज तक की सबसे अनोखी और बड़ी डिस्कवरी हो सकती है। अब यहाँ रिचर्ड के कहने पर निकोल ने तो उस आदमी को जान से मार दिया था, क्योंकि रिचर्ड नहीं चाहता था कि इन सारी चीजों का क्रेडिट कोई आम आदमी लेकर चले जाए। और अब रिचर्ड ही वो है जो इन सारी चीजों का क्रेडिट खुद लेगा। रिचर्ड और निकोल इस स्ट्रक्चर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके एलन और स्काउट के पास चले जाते हैं, जो एलन को बता रहे थे कि हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर मिला है जिसके अंदर बहुत सारे अनसुलझे रहस्य हैं। इसलिए अब रिचर्ड ने एलन और स्काउट को उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि एलन को इस बात की जानकारी थी कि सबसे पहले इस स्ट्रक्चर के बारे में उसके एक दोस्त ने फोन किया था, लेकिन आखिरकार उसकी मृत्यु हो चुकी है, इस बात का अंदाजा एलन को बिल्कुल नहीं होता। वो दोनों तो रिचर्ड और निकोल के साथ उस माइनिंग एरिया के पास चले गए थे, जहाँ पर वो अजीब तरीके का ट्रायंगल स्ट्रक्चर मौजूद था। स्काउट ने उस व्हाइट स्ट्रक्चर के ऊपर नोटिस किया कि अजीब तरीके के सिंबल्स बने हुए हैं। वो जैसे ही स्ट्रक्चर के पास आकर सिंबल के ऊपर हाथ रखती है, तभी स्काउट को एक अजीब तरीके का विजन आया, जिसमें कि वो स्ट्रक्चर के पास ही मौजूद खड़ी होकर देख रही थी कि उसके दो हमशक्ल बन चुके हैं और उन्होंने स्पेस सूट पहना हुआ होता है। स्काउट कुछ समझ ही नहीं पाती कि आखिर ये सारे विजन्स कहाँ से आए। तभी एलन ने स्काउट के पास आकर उसे होश में ला दिया होता है, जिससे कि स्काउट का विजन वहीं पर खत्म हो गया। यहाँ सारी रिसर्च करने के बाद एलन और स्काउट सोने चले जाते हैं, लेकिन स्काउट को तो अजीब तरीके के ड्रीम्स आ रहे थे, जिसमें कि उसके सामने एक घुंघराले बालों वाली औरत मौजूद थी, जो उस ट्रायंगल वाले स्ट्रक्चर के पास खड़ी होकर अचानक गायब हो जाती है। ये सारी चीजें देखने पर स्काउट की भी आंखें खुल गई थी, पर अब जाकर उसे थोड़ी थोड़ी बात समझ में आती है। उसने एलन को बताया कि मुझे लगता है कि ये ट्रायंगल स्ट्रक्चर एलियंस ने नहीं बल्कि हम प्राचीन इंसानों ने ही बनाया है, और इसका इन्वेस्टिगेशन करना जितना इजी दिख रहा है उतना है नहीं। हमें और भी डिटेल्स पर फोकस करना होगा। अब यहाँ स्काउट और एलन रिचर्ड के साथ बाकी एम्प्लॉइज के सामने आ जाते हैं। स्काउट बता रही थी कि हमें उस व्हाइट स्ट्रक्चर के ऊपर मौजूद सारे निशानों और सिंबल्स को डिकोड करना होगा, और एक तरह से वो सारी चीजें हमारे लिए एक मैसेज है, जिसके पढ़ने के बाद ही हम उसके बारे में और जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रिचर्ड ने साफ साफ कह दिया था कि इसकी नौबत नहीं आएगी और अब तुम दोनों को ये चीजें करने की कोई जरूरत ही नहीं है। दरअसल बात ये थी कि रिचर्ड ने एलन और स्काउट को इस प्रोजेक्ट से ही हटा दिया होता है, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि एलन और स्काउट इस प्रोजेक्ट पर जरा भी काम करें। रिचर्ड ने तो मैनेजमेंट टीम से भी बात करके इसकी परमिशन ले ली होती है, यानी कि अब एलन और स्काउट को इस प्रोजेक्ट से हटना ही होगा। बात सिंपल थी, ये सारी चीजें करके रिचर्ड उस व्हाइट वाले स्ट्रक्चर की खोज को सिर्फ और सिर्फ अपने नाम करना चाहता था। अब यहाँ स्काउट और एलन अपने एक दोस्त के पास आ जाते हैं, जहाँ स्काउट बता रही थी कि हमें किसी भी हालत में उन कोड्स को डीकोड करना होगा, पर एलन कहता है कि
हमें इन सारी चीजों की परमिशन नहीं है और अब तो हमें प्रोजेक्ट से भी निकाल दिया गया है। लेकिन स्काउट मानती ही नहीं। उसे लग रहा था कि ये सारी चीजें हमारी इंसानी प्रजाति के लिए खतरनाक बन सकती हैं, इसीलिए हमें सारे सबूत जमा करके प्रॉपरली अपने प्लान को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ स्काउट और एलन पर्दे के पीछे चले जाते हैं मस्ती करने के लिए। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही एलन का दोस्त उसे खोलने जाता है तब वहाँ पर रिचर्ड की असिस्टेंट निकोल मौजूद थी, जिसने कि देखते ही देखते एलन के दोस्त को जान से मार दिया था। और अब वो चारों तरफ स्काउट और एलन को ढूंढ रही होती है। निकोल ने देखा कि पर्दे के ठीक पीछे वो दोनों गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, इसीलिए अब उसने अपनी गन से लगातार पर्दे के ऊपर वार करना स्टार्ट कर दिया। पर्दा पूरा नीचे गिर जाता है। खुशनसीबी की बात ये थी कि एलन और स्काउट भी पूरी तरीके से बच गए थे और वो पर्दे के सहारे नीचे छुप जाते हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद निकोल को लग रहा था कि उसने एलन और स्काउट को जान से मार दिया है, पर वो दोनों तो एकदम सही सलामत थे। रिचर्ड ने ही निकोल को ये सारी चीजें करने के लिए फोर्स किया था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत खड़ा हो जो ये क्लेम करे कि इस वाइट स्ट्रक्चर को उन्होंने पहले देखा है। निकोल भी अपना काम खत्म करके वहाँ से चली जाती है, पर अब एलन और स्काउट को पता चल चुका था कि उन्हें सबसे पहले अपनी जान बचाकर रिचर्ड के इस प्लान को नष्ट करना होगा। यहाँ रिचर्ड ने तो अपनी पूरी पावर और मनी लगाकर उस ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर के चारों तरफ एक बहुत ही बड़ी लेबोरेटरी बना दी थी, जहाँ अलग अलग वैज्ञानिक लगातार स्ट्रक्चर पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। रिचर्ड को जल्द से जल्द इस स्ट्रक्चर के बारे में पूरी की पूरी जानकारी पता करनी थी। तभी एक वैज्ञानिक पूरी तरीके से शॉक होकर रिचर्ड के पास आ जाती है और वो उसे बता रही थी कि हमारी टीम ने इस स्ट्रक्चर के ऊपर रिसर्च किया और स्ट्रक्चर के अंदर से लगातार वाइब्रेशंस अभी भी निकल रहे हैं। रिचर्ड भी वैज्ञानिक की ये बात सुनकर एकदम शॉक हो गया कि जिस वाइट स्ट्रक्चर को वो एक छोटी सी चीज समझ रहे हैं वो दरअसल एक बहुत ही बड़ी और एडवांस स्पेसशिप का छोटा सा पार्ट है। यानी कि स्पेसशिप अभी भी जमीन के अंदर ही मौजूद है, जो एकदम अच्छी तरीके से काम कर रही थी। रिचर्ड ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अब उसने अपने आदमियों से कहकर स्पेसशिप को बाहर निकालने का काम चालू करवा दिया। पर तभी वही वैज्ञानिक रिचर्ड को वार्निंग देती है कि स्पेसशिप के अंदर से लगातार हलचल के वाइब्रेशंस आ रही हैं, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर तुम सबने स्पेसशिप को बाहर निकाल दिया तब ये अपने आप ही टेक ऑफ होकर यहाँ से उड़ जाएगी। पर रिचर्ड इन सारी चीजों को नजरअंदाज करके अपना काम आगे बढ़ाता रहता है। उसे तो बस किसी भी हालत में स्पेसशिप को बाहर निकालना था और इसे खोजने का क्रेडिट खुद लेना था। एलन और स्काउट तो थोड़ी दूर बैठकर ये सारी चीजें देख रहे थे और उस अजीब से स्ट्रक्चर का वीडियो लॉग बना रहे थे, जिससे कि उनके पास कोई सबूत हो सके। पर शायद थोड़ी देर में ही रिचर्ड को ये पता चल जाता है कि स्काउट और एलन उस पर नजर रख रहे हैं, इसीलिए उसने अपने कई सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स को भेज दिया उनके ऊपर हमला करने के लिए। स्काउट और एलन पर चारों तरफ से गोली बारूद के हमले हो रहे थे। स्काउट तो किसी भी तरीके से बच जाती है, लेकिन एलन को गोलियां लगने की वजह से वो तुरंत ही मारा गया था। स्काउट तो ये देखकर एकदम से रोने लग जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एलन अब मर चुका है। लेकिन अगले ही मोमेंट में स्काउट अपने बेड पर से उठती है, जिसके बाजू में एलन मौजूद था। स्काउट को लग रहा होता है कि ये जरूर उसका कोई सपना है, लेकिन अगर ये सपना होता तो एलन को सच में जिंदा रहना चाहिए था। और अब यहाँ से स्काउट के दिमाग पर प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। उसे ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि एलन का मरना एक सपना था या फिर हकीकत, क्योंकि अगर ये कोई सपना होता तब एलन को तो जिंदा रहना चाहिए था, वो तो अभी मर चुका है। लेकिन दूसरे समय एलन बेड पर उठी थी एलन के साथ। आखिर वो एक समय पर दो जगह पर कैसे मौजूद हो सकती है? इन सारी चीजों का अंदाजा लगाना स्काउट के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। स्काउट अब अपना माइंड फ्रेश करने के लिए एक कैफे में चली जाती है, जहाँ पर वो एलन के बारे में लगातार सर्च कर रही थी। तभी एक वेट्रेस एलन को परेशान देखकर उसके पास आके कहती है कि तुम ठीक भी हो कि नहीं, और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो मुझे बता देना। स्काउट तो अब अपना डाउट क्लियर करने के लिए वेट्रेस से ही एलन के बारे में पूछने लगती है। पर तभी स्काउट को एक ब्लॉक नंबर से कॉल आ रहा था। वो समझ नहीं पाती कि आखिर जब नंबर ब्लॉक्ड है तो कॉल कैसे कर पा रहा है सामने वाला आदमी। लेकिन स्काउट ने वो कॉल उठाया नहीं। थोड़ी देर के अंदर उसी कैफे में निकोल आ जाती है, जो कि स्काउट को जान से मारने आई थी। निकोल जैसे ही स्काउट के टेबल पर जाती है तब उसे पता चला कि वो तो वहाँ पर है ही नहीं। स्काउट अपना मोबाइल आइसक्रीम में रखकर वहाँ से निकल चुकी थी, क्योंकि निकोल इसी मोबाइल की वजह से स्काउट को ट्रैक कर रही होती है और शायद अभी अभी ये बात स्काउट को पता चली थी।
स्काउट तो अब डायरेक्टली रिचर्ड के पास पहुंचकर उसे जान से मारने की धमकी दे रही होती है, क्योंकि उसे पता करना था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पर रिचर्ड के बाकी सारे सैनिक और निकोल वहाँ आकर स्काउट को फिर से बंदी बना लेते हैं। रिचर्ड ने तो स्काउट को जान से मारने के लिए अपनी बंदूक निकाल ली थी, लेकिन तभी उनके टीम का एक इंजीनियर कहता है कि हमें स्काउट को जिंदा पकड़ना है, क्योंकि हमें इस मिशन में स्काउट की बहुत ही मदद लग सकती है। इसीलिए अब रिचर्ड के कहने पर स्काउट को बंदी बनाकर उस लेबोरेटरी के पास ला दिया गया था, जो उस बड़े से स्पेसशिप के दायरे में बनाई गई थी। सभी वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने नोटिस किया कि स्काउट के आने से स्पेसशिप के अंदर हलचल बढ़ चुकी है। इसीलिए अब रिचर्ड ने डिसाइड किया कि वो स्काउट को लेकर स्पेसशिप के थोड़ा और पास जाएगा। स्काउट कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये लोग उसके साथ करना क्या चाहते हैं। तभी रिचर्ड ने स्काउट को स्पेसशिप के ऊपर कदम रखने के लिए कहा। जैसे ही स्काउट स्पेसशिप के ऊपर जाकर अपना हाथ रखती है, तभी उसके वाइब्रेशंस और भी ज्यादा बढ़ गई थी, जैसे कि वो स्पेसशिप अभी लॉन्च ही हो जाएगी। इतनी ज्यादा हलचल होने के कारण अचानक रिचर्ड जमीन के अंदर जाकर धंस जाता है। तभी अचानक स्पेसशिप का एक चैम्बर ओपन होता है और उसके अंदर से एक रेड कलर का रेंजर बाहर निकलता है। वो तो एक बहुत ही एडवांस रोबोट लग रहा था। निकोल ने तो तुरंत ही उस रोबोट के ऊपर गन तान दी थी, जिससे कि जब वो रोबोट देखता है तभी उसने अपनी आंखों से लेजर बीम मारी और निकोल को जान से मार दिया। वो रेड रोबोट स्काउट को उठा लेता है और स्पेसशिप लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। स्पेसशिप जो जमीन के अंदर धसी हुई थी, वो अब चारों तरफ भूकंप क्रिएट करके ऊपर उठने लगती है, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में हवा में उड़ते हुए आसमान की गहराइयों में चली गई थी। थोड़ी देर बाद जब स्काउट की आंखें खुली, तब वो अपने आप को स्पेसशिप के अंदर पाती है। स्काउट के साथ तो अब रिचर्ड भी फंस चुका था, जो लगातार स्पेसशिप में आगे बढ़ते जाते हैं। अब वो स्पेसशिप डायरेक्टली ट्रेवल करते हुए चंद्रमा के ऊपर जाकर लैंड हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो रेड रोबोट स्काउट और रिचर्ड के सामने आकर एक स्पेस सूट को बाहर निकालता है। रेड रोबोट ने तो स्काउट को स्पेस सूट पहनने के लिए इशारा किया। स्काउट को समझ में आ गया था शायद से वो रेड रोबोट उसे बाहर लेकर जाना चाहता है, इसीलिए अब स्काउट भी वो स्पेस सूट पहनने में लग गई थी। यहाँ पर रिचर्ड पूरी तरीके से डर चुका था, इसीलिए वो स्काउट से बात करने के लिए उसके कंधे पर हाथ रख देता है। लेकिन यहाँ स्काउट रिचर्ड से बहुत ही ज्यादा नफरत करने लगी थी, इसीलिए वो रिचर्ड को अपने से दूर रहने के लिए कहती है। ये बिहेवियर देखकर रेड रोबोट को लगने लगा था कि रिचर्ड स्काउट को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए उस रोबोट ने रिचर्ड को अपने नुकीले हाथों में पकड़ लिया और उसे जान से मारने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर में स्काउट रोबोट को कह देती है कि तुम इसे छोड़ दो। रोबोट ने अगले मोमेंट में रिचर्ड को छोड़ दिया था, नहीं तो आज उसकी जान जाने से कोई बचा ही नहीं पाता। रिचर्ड एकदम शॉक हो जाता है कि आखिरकार स्काउट ने उसकी जान बचाई क्यों। तब जाकर स्काउट कहती है कि तुमने एलन को खत्म किया है, इसीलिए बाद में मैं खुद तुम्हें अपनी हाथों से मारूंगी। अब वो रेड रोबोट स्काउट को लेकर स्पेसशिप से बाहर जाने लगता है मून की जमीन पर। रिचर्ड तो वहीं स्पेसशिप के अंदर ही मौजूद था। स्काउट पहली बार चंद्रमा की जमीन पर कदम रख रही होती है और अब उसे दूर अंतरिक्ष में अपनी पृथ्वी भी दिखाई दे रही थी। वो रोबोट स्काउट को किसी अलग जगह लगातार लेकर जा रहा होता है। वहीं अब रिचर्ड जो स्पेसशिप में मौजूद था, वो उसके कंट्रोल के पास आकर स्पेसशिप को उड़ाने की कोशिश करने लग जाता है। रिचर्ड ने सोचा कि वो ये स्पेसशिप लेकर जल्द से जल्द पृथ्वी पर अकेला ही चले जाए और उन दोनों को यहीं पर फंसा छोड़ दे। हालांकि रिचर्ड ने स्पेसशिप को टेक ऑफ करा दिया था, लेकिन वो स्पेसशिप को अच्छे से उड़ा नहीं पाता, जिससे कि थोड़ी दूर जाने के बाद ही स्पेसशिप के चंद्रमा पर गिरने से वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। बदकिस्मती से इस धमाके में रिचर्ड की भी मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ स्काउट और वो रेड रोबोट लगातार चलते जा रहे थे। तभी अचानक थोड़ी ही देर बाद जमीन के अंदर से एक और बड़ा सा रोबोट बाहर निकलता है। इस रोबोट का कलर ब्लू था, जो पता नहीं क्यों स्काउट को मारने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन रेड रोबोट ने बड़ी बहादुरी दिखाई और स्काउट को बचाते हुए ब्लू रोबोट से फाइट करने लगा। दोनों की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन रेड रोबोट के अंदर कुछ ऐसी अलग काबिलियत होती है जिससे कि वो ब्लू रोबोट को काफी अच्छी टक्कर दे रहा था। हालांकि उसे भी बहुत सारी चोट लगी होती है, लेकिन रेड रोबोट ने आखिरकार ब्लू रोबोट को हराकर यहाँ से कहीं दूर जाने के लिए कह दिया था। पर अब यहाँ रेड रोबोट की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो अब अपना आगे का सफर तय नहीं कर सकता। रेड रोबोट ने स्काउट को अपने पास बुलाया और अपने बॉडी में से एक अजीब तरीके का स्ट्रक्चर निकाल के स्काउट को दे दिया। रेड रोबोट इशारा करता है एक बड़ी सी मूर्ति की तरफ, जो चंद्रमा की जमीन पर बनी हुई थी। स्काउट अब उस छोटे से स्ट्रक्चर को लेकर मूर्ति के पास जाने लग जाती है। चौंकाने वाली बात होती है कि ये तो वही मूर्ति थी जिसके बारे में एलन और स्काउट कहानी की शुरुआत में रिसर्च कर रहे होते हैं। ऐसे ही सेम मूर्ति एक पृथ्वी पर है और एक चंद्रमा पर। स्काउट ने नोटिस किया कि उस बड़ी सी मूर्ति के सर में एक छोटा सा छेद है, जिसके अंदर इस छोटे से स्ट्रक्चर को बिठाने की पोजीशन
रखी गई है। इसीलिए अब स्काउट बिना कुछ सोचे समझे छोटे से स्ट्रक्चर को लेकर जाकर उस बड़े से मूर्ति के सर के अंदर घुसा देती है। ये सारी चीजें करने के बाद वो मूर्ति पता नहीं क्यों एक्टिवेट हो चुकी थी, जिसके नीचे से एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म ऊपर की तरफ उठने लगता है। स्काउट बहुत ही ज्यादा डर गई थी, लेकिन अभी तो ये सारी चौंकाने वाली चीजों की शुरुआत होती है। उस मूर्ति के अंदर से एक बहुत ही बड़ी रोशनी निकली, जिसने कि देखते ही देखते पूरे चंद्रमा को कवर कर लिया होता है। चंद्रमा पर जिस तरीके से ग्रेविटी होती ही नहीं थी, वहाँ पर तो एक अजीब तरीके का वातावरण क्रिएट हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब स्काउट ने अपनी आंखें खोली, तब वो अपने चारों तरफ देखकर सोचती है कि वो अर्थ पर आ चुकी है, क्योंकि ये जगह तो सेम टू सेम पृथ्वी जैसी ही लग रही थी। स्काउट अपना हेलमेट निकाल कर भी चेक करती है, तब वो प्रॉपरली सांस ले पा रही थी। लेकिन असली रियलिटी तब सामने आई जब स्काउट ने अंतरिक्ष में देखा, जहाँ पर एक दूसरी पृथ्वी पहले से ही मौजूद है। यानी कि बात सिंपल है कि स्काउट पृथ्वी पर नहीं बल्कि चंद्रमा पर ही मौजूद थी, जिसका वातावरण अब इंसानों के रहने लायक हो चुका है। और ये जरूर उस बड़ी सी मूर्ति के वजह से हुआ होगा, जिसने किसी अनजान तरीके से पूरे चंद्रमा पर पृथ्वी जैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। स्काउट अब थोड़ा आगे जाने लगी, जहाँ पर उसे एक चैम्बर दिखाई देता है। उस जगह पर फिंगरप्रिंट लगाने का ऑप्शन था, जिससे कि स्काउट अपना हाथ लगा देती है। लिटरली वो दरवाजा ओपन भी हो गया था। जब स्काउट उस बड़े सी चैम्बर के अंदर जाती है, तब उसने देखा कि एक अनजान आदमी ब्लू लेजर लाइट्स के बीच में फंसा हुआ है। आखिर ये कौन है, इसके बारे में स्काउट को जरा भी अंदाजा नहीं था। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ब्लू लेजर बीम में फंसा हुआ आदमी कई सालों से स्लीप में मौजूद है। स्काउट जैसे ही उसके थोड़ा पास जाती है, तभी स्काउट के पीछे वही घुंघराले बालों वाली औरत आ चुकी थी, जिसे कि स्काउट ने अपने सपने के अंदर देखा था। वो औरत तो स्काउट के बालों को टच कर रही होती है, जिसकी फीलिंग स्काउट को हो रही थी। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तब वहाँ पर कोई मौजूद नहीं होता, जिसका मतलब साफ था कि वो औरत यहाँ पर रियलिटी में नहीं है, बल्कि उसकी कोई एनर्जी स्काउट को अपनी प्रेजेंस होने की फीलिंग्स करा रही थी। तब जाकर वो औरत, जिसका नाम माया होता है, वो स्काउट को सारी चीजें बताती है। दरअसल कई हजारों साल पहले जब दुनियाएं बन रही थी, तब शूटिंग स्टार्स की मदद से कई सारी दुनियाएं तबाह भी हो चुकी होती हैं। इसीलिए ईश्वर, जिनका नाम जेरेन था, उन्होंने एक डिसीजन लिया। वो चाहते थे कि मैं पृथ्वी को किसी भी हालत में बचाऊं, क्योंकि पृथ्वी को छोड़कर इस ब्रह्मांड में और कोई भी जीव जंतु रहते ही नहीं। इसीलिए पृथ्वी को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी था। मैं पृथ्वी पर स्पेसशिप लेके चली तो गई, लेकिन किसी कारणवश मैं वापस नहीं आ पाई। इसीलिए अब कुछ ऑप्शन ना होने के कारण माया ने स्काउट को चुना मिशन को पूरा करने के लिए। तब से ही स्काउट को माया के विजन्स आने लगे थे। बाद में स्काउट को पता चलता है कि माया जिस ईश्वर यानी कि जेरेन के बारे में बात कर रही थी, वो और कोई नहीं बल्कि वही आदमी है जो लेजर बीम के अंदर मौजूद है। स्काउट यहाँ पर जेरेन के पास जाकर उनसे बात करने की कोशिश करने लग जाती है कि वो उनसे कुछ कहे, जिससे कि सभी इंसान उनका शुक्रिया अदा कर सके। लेकिन जेरेन, जो हाइपर स्लीप में होते हैं, वो कुछ जवाब नहीं देते। तभी अचानक पीछे से वही ब्लू वाला रोबोट आ जाता है, जिसने कि स्काउट पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। पिछली बार तो रेड वाले रोबोट ने स्काउट को बचा लिया होता है, लेकिन इस बार स्काउट एकदम अकेली थी। वो नहीं समझ पाती कि वो ब्लू रोबोट से कैसे पीछा छुड़ाए। तभी अचानक स्काउट को अपने बॉडी के अंदर अजीब तरीके की पावर्स महसूस होने लगी थी। स्काउट ने बड़ी बहादुरी से उस ब्लू वाले रोबोट का सामना किया और उसे डोर के अंदर फंसाकर जान से मार दिया। बाद में स्काउट नोटिस करती है कि उसकी पूरी ड्रेस और हुलिया चेंज हो चुका है, जिसका मतलब साफ था कि माया की एनर्जी उसके अंदर आ चुकी है और अब उसे ही इस पूरे मिशन को आगे बढ़ाना होगा। स्काउट ईश्वर जेरेन के ठीक साइड में जाकर रेड वाली लेजर के अंदर खड़ी हो जाती है और अब वो भी ईश्वर के साथ संतुलन बनाए रखने के लिए हाइपर स्लीप में चली गई थी। स्काउट ने दीवारों पर लिख दिया था कि ये एक नई दुनिया है, इसे अर्थ की तरह खराब मत करना। ये मैसेज था उन इंसानों के लिए जो चंद्रमा पर आने वाले हैं, क्योंकि अब स्काउट के कारण ये पूरा चंद्रमा इंसानों के रहने लायक बन चुका था और अब पृथ्वी वाले अपनी आधे से ज्यादा आबादी चंद्रमा पर लेके आके रह सकते थे। हमें अब अंत में चंद्रमा की जमीन पर पहला पौधा उगते हुए दिखाया जाता है, जो एक नए प्रजाति के डेवलप होने की शुरुआत थी। और इसी तरीके से हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार और अनोखी कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।